रमा, क्या ईश्वर तेरा जोड़ीदार बनाना भूल गया? जब कोई ऐसा कहता तो रमा आहत हो जाती थी। खुशियाँ शायद उसके घर का रास्ता भूल चुकी थी। रमा हमेशा सोचा करती कि शायद उसकी किस्मत में अब खुशियों के लिए कोई जगह नहीं। वैसे भी अब रमा कभी दूसरी शादी या अन्य किसी पुरुष को अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल कोई जगह नहीं थी। पर यह बात चुगलखोर शांता को कभी समझ में नहीं आने वाली थी। आज फिर रमा को देखने और इंजेक्शन देने के बहाने जब डॉक्टर आकाश घर आए तो चुगलखोर शांता ने दरवाजे के बाहर पर्दे की ओट में खुद को इस तरह छुपा लिया कि वो किसी को दिखाई भी ना दे और उन दोनों की बातें भी सुन सके। आखिर इस घर में अब तक उसके टिके रहने की सबसे बड़ी यही तो एक वजह थी कि किस बात में कितना नमक और मिर्च लगाना है उसे अच्छी तरह पता था, वरना बड़ी बहू ने अब तक उसे भी इस घर से निकाल दिया होता। आज तो आपकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर लग रही है, डॉक्टर आकाश ने जब मुस्कुराते हुए रमा का टेम्परेचर देखते हुए कहा तो रमा ने इशारे से सामने रखी किताब की ओर इशारा किया जो 2 दिन पहले डॉक्टर आकाश उसे पढ़ने के लिए दे गए थे। अच्छा, तो आपने 2 दिन में इतनी मोटी पूरी किताब पढ़ डाली? डॉक्टर ने जिस तरह आश्चर्यजनक मुद्रा बनाई उसे देखकर रमा अपनी हंसी रोक नहीं पाई। रमा की हंसी से बाहर खड़ी शांता को आज रुकमणी भाभी को बताने के लिए पर्याप्त मसाला मिल गया था। कमरे में पंखा चलने की वजह से बाहर रमा और आकाश की अस्फुट आवाज़ ही आ रही थी, जिससे उनके बीच हो रही बातचीत शांता स्पष्ट नहीं सुन पा रही थी। ना हो उसे कौन सा सब कुछ हूबहू बताना है, थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर तो बताना ही पड़ेगा, शांता ने सोचा। रमा को दवाई का अगला डोज और कुछ ज़रूरी नसीहतें देकर डॉक्टर आकाश अब चलने का उपक्रम करने वाले थे कि शांता दरवाजे से हटकर सीधे कमरे में आ गई। वह कदाचित इस उम्मीद से आई थी कि क्या पता दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा हो तो उसे गले लगने तक की कहानी बताकर अब के वैशाख की गर्मी से राहत पाने के लिए रुकमणी दीदी को मस्का लगाकर और चुगली सुनाकर अपने कमरे में एक कूलर का इंतज़ाम तो वो कर ही लेगी। पर जब शांता कमरे में पहुंची तब तक डॉक्टर आकाश बाहर निकलने को कदम बढ़ाने ही वाले थे और रमा आंख बंद किए बिस्तर पर लेटी हुई थी। अरे डॉक्टर साहब, अब इतनी जल्दी चल दिए? थोड़ी देर और रुकिए ना। आप जब तक रहते हैं तब तक रमा दीदी खुश रहती हैं, फिर तो पूरे दिन उदास पड़ी रहती हैं। बोलते हुए शांता ने दोनों को अर्थपूर्ण नज़रों से देखा। बंद आंखों से भी उन निगाहों की चुभन को रमा ने महसूस किया, पर चूंकि तब तक डॉक्टर आकाश कमरे से निकल चुके थे इसलिए शांता के चेहरे के भाव नहीं देख पाए, और अगर देख भी लिया होता तो इस घर के 2 मुंह लोगों को इतनी जल्दी समझना आसान कहाँ था। बहरहाल डॉक्टर आकाश के जाते ही शांता सीधे रुकमणी दीदी के कमरे की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि अचानक ख्याल आया, यूँ अगर सिर्फ चुगली करने गई तो कहीं रुकमणी दीदी उसकी मंशा पकड़ ना ले कि फिर से ननंद भाभी के बीच आग लगाने आई है। इसलिए रसोई में जाकर 2 कप चाय बनाने लगी। सोचा थोड़ा नमकीन भी रख दूं, मसालेदार बातों के साथ चाय नमकीन का बस मज़ा आ जाएगा। चाय बनाते हुए शांता सोच रही थी कि आज तो अपनी काल्पनिक कहानी में कम से कम डॉक्टर आकाश और रमा को एक दूसरे के गले लगने तक की घटना तक जोड़ ही सकती है। सोचकर चाय में दूध डालने ही जा रही थी कि तभी अचानक रुकमणी दीदी रसोई में आकर बोले, शांता, चाय का पानी बढ़ा देना, 1 कप चाय रमा के लिए भी बना दो, और हाँ, ज़रा अच्छे से अदरक कूट कर डालना, कल से कुछ ज़्यादा ही खांसी रही है वो। लो, हो गया सारे कार्यक्रम का सत्यानाश, शांता ने सोचा और देखा चाय में तो उबाल आ रहा है, पर उसकी कहानी से रुकमणी दीदी के मन में रमा दीदी के लिए उबाल कैसे लाया जाए। इधर शांता के मन में घर तोड़ने का कार्यक्रम चल रहा था, उधर रुकमणी अपनी छोटी ननंद रमा का घर फिर से बसाने का कार्यक्रम बना रही थी। दोनों में कितना विरोधाभास था। अब रुकमणी किसी को कैसे बताए कि जाते जाते आज डॉक्टर आकाश उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिलाकर गए हैं, जो अम्मा इतने विश्वास से इस घर की बागडोर उसके हाथ सौंप कर गई थी। हुआ ये कि जब डॉक्टर आकाश रमा को देखकर निकल रहे थे
तो रुक्मणी अभी अभी अंकुर को बाहर से लेकर आ रही थी और बड़बड़ा भी रही थी कि ये बच्चे भी ना ज़रा सा दरवाज़ा खुला देखते ही बाहर भाग जाते हैं। बाहर कोरोना का इतना भारी प्रकोप फैला है, कैसे समझाएं। तभी डॉक्टर आकाश ने उन्हें नमस्ते किया और बताया कि रमा की तबीयत अब पहले से काफ़ी बेहतर है और रुक्मणी की सहायता की तारीफ करते हुए बोले, आप जैसी भाभी के रहते रमा का स्वास्थ्य तो बेहतर हो गई। आखिर अम्मा और बाबूजी आपके भरोसे ही तो ये घर छोड़ गए हैं। आप रमा के लिए सिर्फ भाभी नहीं बल्कि एक माँ जैसी हो। बोलते हुए कितनी श्रद्धा थी डॉक्टर आकाश के चेहरे पर रुक्मणी के प्रति। इस बात से रुक्मणी खुश भी हुई और अगले ही पल उसे पिछले कुछ महीने के अपने व्यवहार पर अफसोस भी हुआ। अब ज़रा इस कहानी की पृष्ठभूमि से आपका परिचय करा दूं। रायपुर के कमला नगर इलाके में सबसे पुराना और प्रतिष्ठित मकान था ईश्वर चंद जी का। तीनों बेटों और एक बेटी के साथ गांव के कई रिश्तेदार स्टील के आड़त के व्यवहार में उनका हाथ बटाते और साथ ही रहते थे। कुल मिलाकर घर में हमेशा रमन चमन रहता था। घर के बड़े बेटे आनंद पर ईश्वर चंद जी का सबसे ज़्यादा प्रेम और विश्वास था। वो तो था भी बड़ा मेहनती और ईमानदार। उसकी शादी उन्होंने उसके व्यापार में लगते ही अपने दोस्त की बेटी रुक्मणी से कर दी थी। रुक्मणी एक जिम्मेदार बहू थी, पर कान की बड़ी कच्ची, पर मन बच्चों जैसा निर्मल था। मझला बेटा था तो सीधा, पर उसका काम में उतना मन नहीं लगता था। उसे तबला बजाने का बड़ा शौक था, पर काम तो करना ही था। नाम को काम में हाथ बटाता, बाकी समय कला की साधना किया करता। उसकी पत्नी शांता एक चालाक और मीठी छुरी जैसी थी, ईर्ष्यालु भी हद दर्जे की, पर उसकी ज़रूरत से ज़्यादा मीठी ज़ुबान की वजह से उसकी चुगलखोर और ईर्ष्यालु स्वभाव का पता नहीं चल पाता था। छोटा किशोर बाहर नौकरी था और उड़ती उड़ती खबर ये भी थी कि वो मलेशिया में किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। और उसके बाद थी सबसे छोटी 3 भाइयों की लाडली बहन रमा। रमा की शादी ईश्वर चंद जी ने बड़े ही धूमधाम से अपनी हैसियत के मुताबिक चाप्पा में रहने वाले प्रतिष्ठित व्यापारी गणेश ठाकुर के बेटे रजनीश ठाकुर से करवाई थी। बात को पता चला इस विवाह में रमा और रजनीश के दिल कभी नहीं मिल पाए। कारण रजनीश का शराब पीना और अन्य स्त्रियों से संबंध रखना था। रमा ने वहां ससुराल और पति के साथ सामंजस्य बैठाने की भरसक कोशिश की, पर जब बात उस पर हाथ उठाने तक आ गई तो पढ़ी लिखी रमा के स्वाभिमानी मन ने बेकसूर अपने पति से मार खाने का विरोध करना शुरू किया। तो सास ने समझाया, ऐसा जमींदारों के घर होता रहता है, रमा भी इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर ले। पर बार बार अपमानित होना और मार खाना रमा के स्वाभिमानी मन में नहीं माना। और फिर जो राखी में मायके आई तो फिर दोबारा ससुराल की दहरी नहीं लांग पाई, क्योंकि सब कुछ जानने के बाद ईश्वर चंद जी और लक्ष्मी जी ने अपनी लाडली बेटी को ससुराल भेजा ही नहीं। अभी कोर्ट में रमा के तलाक के आखिरी हियरिंग खत्म ही हुई थी कि उन दोनों को छोटे बेटे किशोर को देखने मलेशिया जाना पड़ा, क्योंकि उसकी लिव इन पार्टनर मां बनने वाली थी। दोनों सोचकर एयरपोर्ट को चले थे कि अब के बेटे को उस लड़की से शादी के लिए मनाकर ही आएंगे, पर जाते वक्त ही एक रोड एक्सीडेंट में दोनों उस दुनिया में चले गए जहां से कोई वापस नहीं आता। जब पूरा परिवार अस्पताल में उन्हें देखने इकट्ठा हुआ था, उस वक्त थोड़ी देर के लिए जब सास लक्ष्मी जी को होश आया तो उन्होंने इशारे से रुक्मणी को बुलाया और बड़ी मुश्किल से टूटे फूटे शब्दों में समझाया कि रमा का ख्याल रखना और हो सके तो उसकी फिर से शादी करवा देना। रमा तो जैसे यकायक माता पिता दोनों के चले जाने से स्तब्ध सी होकर रह गई थी। जिद करना मचलना सब भूल गई थी। यहाँ तक कि उस स्वाभिमानी लड़की ने तलाक के बाद खुद को भैया भाभी का बोझ न बने ये सोचकर एक स्कूल में नौकरी भी कर ली। उसी स्कूल में हर महीने लगभग 2 दिन का शिविर लगाकर डॉक्टर आकाश फ्री हेल्थ शिविर लगाते थे और बच्चों का फ्री डेंटल चेकअप भी करते थे। तभी उनकी जान पहचान रमा से हुई थी। हल्की फुल्की बातचीत और लगभग 4 महीने की जान पहचान में ही
दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। डॉक्टर आकाश ने कई बार रमा को इशारों से जता दिया था कि वो उसे पसंद करते हैं, पर रमा अपने पहले अनुभव, पहली शादी से इतना डरी हुई थी कि दोबारा शादी या किसी पुरुष पर विश्वास करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। रमा के लिए वैसी ही मुसीबत कोई कम नहीं थी। तलाकशुदा होने की वजह से उसे बाहर भी लोगों के बड़े ताने सुनने पड़ते। कई बार तो लोगों की निगाहें उनके दिर्थी संवाद सुनकर उसका खून खौल जाता और उसका मन करता घर से बिल्कुल बाहर ही ना निकले। और इधर घर में छोटी भाभी शांता ने नाक में दम कर रखा था। वैसे तो रुक्मणी भाभी ठीक रहती, पर शांता भाभी के भड़काने से अक्सर उनका भी मुंह सूजा हुआ रहता था। वैसे देखा जाए तो रमा को इस घर में रुपए पैसे, खाने पीने का अभाव तो नहीं था, पर उससे प्यार के दो बोल बोलने वाला कोई नहीं था। ले देकर एक बड़े भैया आनंद जी ही थे, जो जब तब अपनी लाडली बहना का हालचाल पूछ लिया करते, जो ईर्ष्यालु शांता से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। कई बार रमा घंटों माँ बाबूजी के फोटो के पास बैठी रहती, भरी भरी आंखों से, जैसे अपने रोज़ के दुख और परेशानी बता रही होती। कभी जब जोर से रुलाई आ जाती तो उसे हलक में ही रोक लेती, नहीं तो सुनकर शांता भाभी एक नई कहानी गढ़ लेती और सबको सुनाते हुए कहती फिरती कि एक तो अपने पति का घर छोड़ आई, अब यहाँ मायके में भी झूठ मूठ के तस्वीर बहाएगी तो लोग कहेंगे बिना माँ बाप की लड़की को भैया भाभी सता रहे हैं। ये बात शांता कम से कम इतनी ज़ोर से तो ज़रूर कहती कि रुक्मणी के कानों में पड़ जाए। फिर कान की कच्ची भोली रुक्मणी भाभी दो एक दिन तक रमा से बात करना बंद कर देती, तो बेकसूर रमा अपनी किस्मत पर जार जार रोती, पर अपना दुख कहती भी तो किससे। घर की सबसे छोटी बेटी जहाँ इस घर में राजकुमारी की तरह पल कर बड़ी हुई थी, वहीं आज माँ बाप के नहीं रहने से सबकी आंखों की किरकिरी बनी हुई थी। एक माँ बाप के नहीं रहने से सारे रिश्ते जैसे अजनबी से हो गए थे। सच ही कहा है किसी ने कि शादी के बाद मायके में सिर्फ मेहमान बनकर ही रहा जा सकता है। तलाकशुदा लड़कियां समाज से पहले घर वालों को ही खटकने लगती हैं। यही सब सोचकर रमा दिन प्रतिदिन अपने आप में सिमटती जा रही थी। हक जमाना, जिद करना सब छोड़ दिया था और अपने आप में ही सिमटी रहने लगी थी। माँ पिताजी ने तो यही सोचा था कि रजनीश से तलाक के बाद रमा का दोबारा विवाह करवा देंगे, पर उनके आकस्मिक निधन से रमा अब सबकी आंखों में खटकने लगी थी और दूसरी शादी से उसे बहुत डर लगता था। रमा किसी भी पुरुष को अपने नज़दीक आना तो दूर, बात तक करने से बचती थी, पर डॉक्टर आकाश का सौम्य व्यक्तित्व और उनका दोस्ताना व्यवहार रमा को अच्छा लगने लगा था। एक दिन रमा स्कूल की छुट्टी के बाद तेज़ तेज़ कदमों से ऑटो स्टैंड की ओर बढ़ रही थी कि एक कार से टक्कर खाकर गिर पड़ी। वैसे तो स्कूल की छुट्टियां थीं, पर उस दिन प्रिंसिपल ने एक ज़रूरी मीटिंग रखी थी और सारे स्टाफ को इस ड्रेस कोड में बुलाया था। उनका ड्रेस कोड ब्लू साड़ी थी। उस दिन उसी साड़ी के सैंडल में उलझ जाने की वजह से रमा गिर पड़ी थी। वो तो संजोग अच्छा था कि तभी डॉक्टर अशोक गाड़ी लेकर अपने क्लिनिक को निकले थे और उनकी नज़र रमा पर पड़ गई थी। वो उसे भीड़ से उठाकर अपनी गाड़ी में क्लिनिक तक ले आए थे। सर और बाएं हाथ में बहुत चोट आई थी। उसके अलावा दाएं पैर की एड़ी में हल्का सा फ्रैक्चर आ गया था। ड्रेसिंग और प्लास्टर करते वक्त दर्द से कराह उठी थी रमा, पर अपने आत्मीय शब्दों से डॉक्टर आकाश लगातार उससे बात करते रहे ताकि उसे दर्द का एहसास कम से कम हो। उनकी सारी बात से यह आत्मीयता, रमा का इतना ध्यान रखना, सब रमा बखूबी समझती थी, पर अब उसे किसी रिश्ते में नहीं बंधना था। पहला अनुभव काफ़ी ख़राब जो था। बहरहाल प्लास्टर और ड्रेसिंग के बाद जब डॉक्टर आकाश रमा को उसके घर तक छोड़ने जा रहे थे, तो रास्ते में रमा ने उनका धन्यवाद देते हुए एक निवेदन किया कि वो उसे घर पहुंचाकर ज़्यादा देर तक ना रुके, नहीं तो छोटी भाभी हम दोनों को लेकर अनाप शनाप बातें बनाएंगी और बड़ी भाभी के कान भरकर मेरा जीना और भी मुश्किल कर देंगी। जो कुछ भी रमा आकाश को बोल तो गई, पर बाद में उसे अपने ही शब्दों पर आश्चर्य हुआ
कि किस तरह उसने डॉक्टर आकाश को अपना समझते हुए मन का सच बोल दिया था। वैसे डॉक्टर आकाश सब समझते थे। उम्र और अनुभव दोनों में रमा से बड़े थे। उनकी पत्नी लगभग 7 साल पहले उनके पहले बच्चे को जन्म देते हुए चल बसी थी। घर में रिश्ते की एक बुआ थी जो उनके बेटे का ध्यान रखती थी। हालांकि मनोरमा के मरने के बाद लोगों ने बहुत जिद की कि अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने मासूम बेटे विवान के लिए वो दूसरी शादी कर ले। पर आकाश चाहते थे कि वो शादी करेंगे तो ऐसी सहचरी से जो उनकी जीवन संगनी के साथ विवान की माँ भी बन सके। अब ऐसी स्त्री भला कहाँ मिलती, लिहाजा मन का मीत नहीं मिलने पर उन्होंने कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा भी नहीं। उस दिन रमा के बोले हुए कठोर सच से डॉक्टर आकाश रमा की परिस्थिति, उसका दर्द और अपने ही माता पिता के घर में एक तलाकशुदा बिना माँ बाप की बेटी की वास्तविक स्थिति सब समझ चुके थे। लिहाजा वो जब भी रमा को बीमारी में देखने आते शांता भाभी से विशेष रूप से सावधान रहते। और आज जो डॉक्टर आकाश ने रुक्मणी भाभी को कहा था वो कोई यूं ही नहीं कहा था, बल्कि आज वो शांता भाभी के व्यंग को समझ चुके थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके जाते ही शांता भाभी जो कुछ भी बोलकर रुक्मणी भाभी को उकसाए और उनका कोप भाजन मासूम रमा को बनना पड़े। इसलिए आज दरवाजे पर जो कुछ भी उन्होंने रुक्मणी भाभी से कहा वो उनका पहले से सोचा विचारा हुआ था, ताकि रुक्मणी भाभी उस घर तोड़ू चुगलखोर शांता की बातों में न आकर इस घर के और रमा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दे और घर के माहौल में एक अपनापन बनाए रखें। भले ही डॉक्टर आकाश ने ये सब रमा को जली कुटी सुनने से बचाने के लिए बोला हो, पर उनका तीर एकदम निशाने पर जाकर लगा था। उस दिन रुक्मणी जब अदरक वाली चाय का कप लेकर रमा के कमरे में पहुंची, तब जहां एक और शांता जलकर और कुड़ गई, वहीं रमा को बहुत आश्चर्य हुआ। उस पर से जब भाभी ने प्यार से उसके सर पर ममता भरा हाथ रखा तो रमा और अपनी रुलाई न रोक पाई और माँ के मरने के इतने अरसे बाद किसी का ममता भरा स्पर्श पाकर बच्चों की तरह बिलक उठी। रमा को यूं बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोता देख चाय का कप सामने तिपाई पर रखकर बिन माँ बाप की बच्ची रमा का सर अपनी गोद में लेकर बैठ गई रुक्मणी। आज उसे रमा के दर्द का एहसास बड़ी गहराई से हो रहा था। आज तक शांता की शिकायतों और चुगली में जो रमा उसे चालाक और अपने आप में सिमटी घमंडी सी लगती थी, आज उसके एक प्यार भरे स्पर्श से कैसे बच्ची की तरह गोद में सिमट आई थी। सच पूछिए तो उस वक्त उन दोनों को कोई भी देखता तो ननंद भाभी नहीं बल्कि माँ और बेटी ही समझता। दर्द जोड़ता है दिलों को, और आज रमा और रुक्मणी दर्द साझा कर रहे थे। कहीं ना कहीं एक का दर्द दूसरे को उसकी जिम्मेदारी का एहसास करा रहा था। रुक्मणी को रमा की मासूमियत पर इतना प्यार आ रहा था कि न जाने कब तक उसे अपने सीने से लगाए रही, और रमा माँ के प्यार से वंचित दो प्यार के बोल को तरसती। उसे तो जैसे पूरे ब्रह्मांड का सुख एक साथ मिल गया था। आंखों के आंसू थे जो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रुक्मणी का कंधा और गोद रमा के आंसुओं से गीले हो गए थे। जिस घर में कोई रोज़ाना उसका हालचाल तक नहीं पूछता था, वहाँ इतना प्यार पाकर उसका भावुक होना स्वाभाविक ही तो था। वैसे आंखें तो रुक्मणी की भी गीली थी, पर उनमें पछतावे के आंसू थे। एक निरीह को दूसरे के कहे में आकर भला बुरा कहने का पछतावा, उसकी चाल चलन पर शक करने का पछतावा, सब आंसू बनकर रुक्मणी की आंखों से बहे जा रहे थे। वो दोनों न जाने और कब तक इसी स्थिति में रहते कि अंकुर ने आकर पापा यानी रमा के बड़े भैया के आने की सूचना दी। रुक्मणी रमा के कमरे में है जानकर अपनी चाय भी उन्होंने शांता से कहकर उसी के कमरे में मंगवा ली। थोड़ी देर में छोटे भैया भी जब वहीं आ गए तो मन मारकर शांता को भी वहीं आना पड़ा। सबको एक साथ इकट्ठा देखकर आज बड़े भैया बहुत खुश थे, और रुक्मणी के दिमाग में इस समय कोई और ही बात चल रही थी। बस वो रमा के साथ एक बार अकेले में बात करके तभी सबको एक खुशखबरी देने का सोच रही थी। देर न करते हुए उसी रात रुक्मणी ने रमा से आकाश के बारे में उसकी राय जाननी चाहिए, तो जिस ढंग से रमा ने आकाश के नाम पर शर्मा कर सर झुका लिया, उसके बाद और कुछ पूछने की आवश्यकता ही कहाँ थी। इसके 2 दिन बाद जब आकाश रमा को देखने आया तो भैया भाभी दोनों ने रमा के साथ उसके रिश्ते की बात की तो आकाश बहुत खुश हुआ। बस इतना ही कहा, अगर रमा को विवान को अपनाने में कोई परेशानी न हो तो वह अभी के अभी रमा से शादी करने को तैयार है। उसके इस उतावलेपन पर जब सब हंसने लगे तो वो झेप गया।
अब तय हुआ कि रमा के स्वस्थ होते ही मंगनी की रस्म अदा की जाएगी। फिर 1 महीने बाद शादी में भाभी यूँ कर रही थी जैसे उनकी अपनी बेटी की शादी हो। भैया से भी कह दिया, हमारी कोई बेटी नहीं तो क्या, रमा की शादी हम खूब धूमधाम से करेंगे। और हाँ, उसे ज़रा भी कोई कमी महसूस ना हो कि अम्मा बाबूजी होते तो ऐसा करते वैसा करते। 1-2 बार शांता ने बड़ी भाभी को भड़काने की कोशिश की, पर उन्होंने उसकी कोई चुगली सुनी ही नहीं। रमा की शादी एक मिसाल बनकर रह गई, एक भाभी की अपनी ननंद को बेटी की तरह विदा करने और उसे अनहद प्रेम करने का एक अच्छा उदाहरण। आगे भी रुक्मणी ने रमा के लिए प्रेम और सम्मान उस घर में कभी कम न होने दिया। सच, एक स्त्री चाहे तो अपने प्रेम और सौहार्द से रिश्तों को एक अटूट बंधन में बांध कर रख सकती है। आखिर में रमा को सच्चा जीवन साथी मिल गया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।